वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फंसेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को स्किप न करें, कृपया आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त हो सकें। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, इसमें 4 अंक के आते हैं और 4 अंक में आपको कितना लिखना होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं वीडियो को इसको स्किप ना करें। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति कब हुई। ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं लगातार आया हुआ है 24, 23, 22 कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, ये है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे उत्तर में फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, जो आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके निम्नलिखित कारण भी देख सकते हैं। मुख्य कारण राजनैतिक कारण, पहला नंबर देखेंगे राजनैतिक कारण। इसमें देखेंगे 3 है रोमन में, 1, 2, 3। पहला नंबर देखेंगे निरंकुश राजतंत्र। किस वजह से निरंकुश राजतंत्र? फ्रांस में राजा की शक्ति निरंकुश थी, वह अपनी इच्छा अनुसार काम करता था। राजा के अन्यायों से आम जनता परेशान हो चुकी थी, ये पहला नंबर है। अब देख सकते हैं दूसरा विलासी जीवन, राज्य की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार होता था। राजा और रानी भोग विलास में लिप्त रहते थे, इससे आम जनता के लिए भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा हमारा है प्रशासनिक अव्यवस्था। इसमें देखेंगे फ्रांस की शासन व्यवस्था अव्यवस्थित थी, सरकारी पदों पर नियुक्ति का अधिकार योग्यता न होकर निजी संबंध होते थे। अब हम देखेंगे दूसरा सामाजिक कारण, पहला हो गया। दूसरा सामाजिक कारण, 18वीं सदी के अंत तक फ्रांस की सामाजिक परिस्थितियां शोषणकारी हो गई थी और कुलीन वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त था। फिर उसके बाद देखेंगे थर्ड नंबर आर्थिक कारण। एक कुलीन वर्ग जो थे इनको क्या होता था कि विशेष अधिकार प्राप्त किए जाते थे। आर्थिक कारण, आर्थिक परिस्थितियों ने भी इस क्रांति को बढ़ावा दिया। एक तरफ फ्रांस ब्रिटेन के साथ लगातार युद्धों में लिप्त रहा, ये देखिए फ्रांस और ब्रिटेन दोनों में युद्ध हो रहा था, तो वहीं फ्रांस के राजा के विलासितापूर्ण जीवन ने भी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला, यहाँ पे देख सकते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न अब आने वाला है, ये प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न नंबर पहला रहा, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। 2023 का प्रश्न है। सेम अथवा प्रश्न देख सकते हैं आया हुआ 2025 में। कैसे प्रश्न आया है, नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में हम देखेंगे। नेपोलियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों की जबानों पर नेपोलियन रहता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। आप देख सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेना का एक सैन्य प्रमुख और सम्राट था। यह विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था जिसने 19वीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न हिस्सों पर विजय प्राप्त की। फ्रांस यूरोप में नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार, प्रशासनिक सुधार, नेपोलियन की शासन व्यवस्था कुशलता और कार्यक्षमता के सिद्धांत पर आधारित थी। इसने शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया, देख सकते हैं। आर्थिक सुधार, नेपोलियन ने मुद्रा के संचालन हेतु बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, कर प्रणाली को मजबूत किया, मजदूरों का वेतन निश्चय किया तथा अन्य कालाबाजारी, मुनाफाखोरी आदि को समाप्त किया। फिर देखेंगे नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का प्रभाव। यूरोप में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता को बढ़ावा मिला, मानवीय अधिकारों की मांग उठने लगी, सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। सामंती व्यवस्था बहुत ज्यादा खतरनाक व्यवस्था होती है, उसमें क्या हुआ, उसका अंत हो गया।
अब यहाँ से देखेंगे 6 नंबर प्रश्न में कितना लिखना पड़ता है। तो 6 नंबर के प्रश्न हम देख सकते हैं जो 2025, 23, 22 और 2025 में आया हुआ प्रश्न है। राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई? उन महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रवाद से तात्पर्य। राष्ट्रवाद से तात्पर्य लोगों के एक समूह का इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीय या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करने से है। राष्ट्रवाद के आधार पर लोग स्वयं के निर्णयों के आधार पर स्वयं का संप्रभु राजनीतिक समुदाय बनाते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में सहायक परिस्थितियां। पहले नंबर पे देखेंगे निम्न परिस्थितियां जो सहायक सिद्ध हुई। इसमें हम पहला नंबर देखेंगे नए मध्यम वर्ग का उदय। नए मध्यम वर्ग का उदय। हेडिंग आप देख सकते हैं, हेडिंग इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लगा लगा के आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके नंबर मैक्सिमम आते हैं। जैसे हेडिंग लिखा है उसी तरह से आपको हेडिंग लगाना है। यूरोप के पश्चिमी और मध्य भागों में औद्योगिकीकरण के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जैसे उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग अस्तित्व में आए। कुलीनों को प्राप्त विशेषाधिकारों की समाप्ति के पश्चात शिक्षित और उदारवादियों के मध्य राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे उदारवाद की विचारधारा का प्रसार। उदारवाद की विचारधारा का प्रसार, उसमें देखेंगे नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार था। फ्रांस में वोट देने का, निर्वाचित करने का अधिकार विशेष रूप से अधिक संपत्ति वाले लोगों को दिया गया था। जितने अमीर होंगे उनको क्या दिया गया था? वोट का अधिकार दिया गया था। देखेंगे संपत्ति विहीन पुरुषों या महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की आजादी के पक्ष में था। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉल वेराइन का गठन किया गया जिसने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो उससे पहले 30 से भी अधिक थी। देख सकते हैं उदारवाद और विचारधारा का प्रसार। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे रूढ़िवादी की नई भावना। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारों रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादियों का मानना था कि राज्य और समाज की स्थापित परंपरागत संस्थाओं जैसे राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को संरक्षित किया जाना चाहिए। ये रहा उदारवादी का नई भावना। फिर अगला नंबर हम देखेंगे यहाँ पे क्रांतिकारियों का उदय। यूरोप में अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद क्रांति से जुड़ा हुआ था, जैसे इतालवी और जर्मन राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड के प्रांत। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह फैला जिसने बेल्जियम को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर दिया। ये देख सकते हैं क्रांतिकारियों का उदय। अब हम देखेंगे भाषा ने राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद इसके सदस्यों ने राष्ट्रवाद के विरोध के लिए भाषा का सहारा लिया तथा पोलैंड में रूसी भाषा को प्रारंभ किया। अगला हम देखेंगे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। इस घटना ने पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। 1821 में यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया तथा 1832 में इसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अब देख सकते हैं 6 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनमें हेडिंग मेन होती है। हेडिंग आप याद कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हेडिंग है। जो 6 नंबर के क्वेश्चन इतने ज्यादा लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? ये देखिए 2025 में आया हुआ प्रश्न है। इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। उदारवाद ये 2025 में प्रश्न आए हैं तो इसी से रिलेटेड मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं उदारवाद वह सिद्धांत है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और कानून के समक्ष समान अधिकारियों को समर्थन करता है। इसका मतलब ये होता है
यह विचार 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक परिवर्तन का आधार बना। उदारवाद की विशेषताएं पहला देखेंगे। उदारवाद का मूल विचार यह था कि सरकार सामान्य सहमति से बने और निरंकुश शासन तथा विशेषाधिकारियों अधिकारों का अंत हो। यह संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजार की स्वतंत्रता और राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में था। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को आवश्यक मानते थे। फ्रांस में उदारवाद ने विशेष रूप से संपत्ति धारकों को मताधिकार दिया, जबकि महिलाएं और संपत्ति विहीन लोग इससे वंचित रहे। धीरे धीरे समान अधिकारों की मांग ने आंदोलनों को जन्म दिया। ये रहा उदारवादी की विशेषताएं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल सकें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।